हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा क्या हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर एक दूसरे के पूरक हैं, जब भी आप कामयाबी पा सकेंगे अपने जीवन में। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 1781 यानी कि 1781 1781 का संशोधन अधिनियम के बारे में, और साथ ही साथ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। देखते हैं 1781 के संशोधन अधिनियम में क्या क्या बातें रही जो ऑल ओवर इम्पोर्टेंट है, या जो भी चीज़ें, देखिए ये कुछ छोड़ा नहीं गया है इसमें कि ये इम्पोर्टेंट है तो इसको ही बताया जाए, इसको नहीं बताया जाए। पूरा ऑल ओवर जितना ज़रूरी है, हर तरफ से, कहते हैं ना, कहाँ से क्या कब क्या पूछ लिया जाए पता नहीं रहता, तो ऑल ओवर सब कवर किया गया है, एग्जाम ओरिएंट सब कुछ। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसको और अन्य कुछ नामों से भी जाना जाता था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट अर्थात बंदोबस्त कानून के नाम से, और बंगाल जुडिकेचर एक्ट। तो आपसे पूछा जाए, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि 1781 के संशोधन अधिनियम को और अन्य किन नामों से जाना जाता था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट और अर्थात बंदोबस्त कानून, और बंगाल जुडिकेचर एक्ट, ये दो अन्य नाम थे 1781 के संशोधन अधिनियम के। अब इसमें क्या किया गया, इसके महत्वपूर्ण, इसमें क्या, इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या बदलाव किए गए। गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, अर्थात जो गवर्नर जनरल थी और गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, बरी कर दिया उसको। उसके द्वारा किए गए वह कार्य जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, जब वो उस पद पर थे, गवर्नमेंट के उस पद पर थे, तो उस अधिकार से जो उन्होंने कार्य किए थे, तथा कंपनी के सेवक भी, जो कंपनी के सेवक भी, उनको भी अधिकार मिला होगा। जब कंपनी है तो कंपनी में जो कर्मचारी हैं वही तो काम करेंगे, तो उन्होंने भी जो अधिकार उस पद पर रहने के दौरान किए थे, उस अधिकार से किए थे, उस कार्य को किया था जब वो उस पद पर थे, तो उस कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये चेंजेस किए गए कि अब अगर गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल कोई कानून बनाती है, तो अब उसको पंजीकृत कराना सर्वोच्च न्यायालय में आवश्यक नहीं था, और ना ही जब ये इस गवर्नमेंट के पद पर थे, इस सरकारी पद पर थे, इस समय जो इन्होंने कार्य किए थे उस पर कोई उंगली ही उठा सकता था सर्वोच्च न्यायालय। तो कुल मिलाकर उसके क्षेत्राधिकार से अब बरी कर दिया गया था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को। राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से, पैसा धन समझते हैं आप, राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। आप कह सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार था, इतना बड़ा विस्तृत तौर पर, उसका अधिकार अब क्षेत्र अब कम कर दिया गया, उसको घटा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अब घटा दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, 1781 के एक्ट के माध्यम से। कलकत्ता के सभी निवासियों को, जो भी कलकत्ता के नागरिक थे, निवासी थे, जो वहां रहते थे, कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। यह व्यवस्था भी की गई कि न्यायालय हिंदुओं तथा मुसलमानों के अपने अपने निजी कानूनों के हिसाब से उनके वाद या मामले तय करें, यानी कि जो भी मामले आते हैं हिंदू और मुसलमानों के, तो उनके जो अपने अपने निजी कानून हैं, हिंदुओं का अपना निजी कानून है और मुसलमानों का, आप अब भी देखते हैं शरीयत कानून, सुना भी होगा आपने कई बार, जब 3 तलाक की बात उठी थी तब भी ये बात हो रहा था कि हमारे शरीयत कानून में ऐसा है वैसा है। तो जो उनके उस समय क्या किया गया कि हिंदुओं के अपने हिसाब से और मुसलमानों के अपने हिसाब से जो भी उनके कानून हैं, दोनों के अपने अपने हिसाब से वाद मामले सुलझाए जाएंगे, उन पर उस हिसाब से ध्यान दिया जाएगा। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, कहाँ, प्रांतीय न्यायालय, यानी एक तो सर्वोच्च न्यायालय था और प्रांत, अर्थात अगर आप वर्तमान समय में कहना चाहें राज्य कह सकते हैं, वर्तमान समय के आप देख सकते हैं, तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं होती थी अपील,
याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का तो क्षेत्राधिकार कम कर दिया गया था इस एक्ट से। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पर प्रांतीय न्यायालयों की अपील दायर हो सकती थी, दाखिल की जा सकती थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों, जो प्रांत के न्यायालय थे, आप देखते हैं ना वर्तमान समय में भी आप जिला न्यायालय होते हैं, अलग अलग न्यायालय होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय, नहीं ना, आप राज्य स्तर पर भी देख सकते हैं न्यायालय। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों अर्थात प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल, क्या प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल के जो प्रांतीय न्यायालयों को लेकर अधिकार थे वो बढ़ा दिए गए कि अब गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों व काउंसिलों के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम बना सकती थी इस एक्ट के माध्यम से। किसके? 1781 एक्ट के माध्यम से। प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1781 के एक्ट के माध्यम से प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील क्या गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी? तो बिल्कुल की जा सकती थी। 5000 पौंड, कितना? 5000 पौंड या अधिक के मामले से परिषद अर्थात परिषद के द्वारा ही ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। तो अगर 5000 या उससे अधिक के पौंड के मामले हैं, 5000 पौंड या फिर 5000 पौंड से अधिक के मामले, तो से परिषद अर्थात परिषद के द्वारा ही ब्रिटिश सम्राट, जो उस समय ब्रिटिश में सम्राट थे, उस समय जिनका भी शासन था, तो उनके पास भेजे जा सकते थे। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। किसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अब इन तीनों के लिए भी विधि बना सकती थी कलकत्ता की सरकार। अब इस तरीके से कलकत्ता की सरकार को दो तरीके से कानून बनाने का अधिकार मिल गया। पहला रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से, और दूसरा 1781 अर्थात एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्माण। ये जो दीवानी प्रदेश थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से कलकत्ता में उन प्रदेशों, कलकत्ता जितने भी दीवानी प्रदेश थे उनके लिए विधि बना सकता था। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कलकत्ता की सरकार को किन 2 तरीकों से विधि कानून बनाने का अधिकार मिला था? तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, दूसरा 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, या फिर आप संशोधन अधिनियम कह सकते हैं, बंगाल जुडिकेचर एक्ट कह सकते हैं। तो इनके माध्यम से 2 तरीके से मिल गया था अधिकार। तो ऑल ओवर ये हमने बात कर ली 1781 की जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड बात थी। ठीक है, हमें सब कुछ पढ़ना है, परंतु हम इतना चीज़ें भी नहीं करेंगे, चीज़ें कि जो चीज़ नहीं पूछी जानी है। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी है, एग्जाम ओरिएंटेड सारा पढ़ा है। हमें ज्ञाता भी नहीं बनना है और हमें ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि हम पढ़े जा रहे हैं ज्ञाता बनने के लिए, नहीं, हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए। जब एग्जाम हम क्रैक कर लेंगे फिर ज्ञाता बन लेंगे। तो हमें ना ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करनी है और ना बिल्कुल ऐसा करनी है कि हाँ इतना हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क यानी कि हमें मध्यम मार्ग में बनना है। जहाँ पे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वहाँ स्मार्ट वर्क करेंगे, और जहाँ हमें थोड़ा हार्ड वर्क करना है वहाँ हार्ड वर्क करेंगे, तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। चलिए बात करने वाले हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स कौन थे? पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लियर? तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम 1784 में, सबसे पहला तो फैक्चुअल क्वेश्चन यही याद रखिएगा कि कई बार सीरियल वाइज भी एक्ट लगाने के लिए आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब इसमें क्या क्या प्रावधान रहे? कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, यानी कि जो कंपनी ने अपने अंडर कर रखे थे, अपने अधिकार में ले रखे थे,
कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज बोला जाता है 1784 के इस पिट्स इंडिया एक्ट को। और इसका शीर्षक क्या था? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रथम वैधानिक दस्तावेज ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का कौन सा था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। और साथ ही इसका शीर्षक क्या था? वो जो भेजा गया था उसका शीर्षक क्या था? इस दस्तावेज का शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। कंपनी दो तरीके से, कंपनी के जो कार्य थे वो दो रूप में बांट दिए गए। एक कंपनी का व्यापारिक, यानी कि कंपनी ही करती थी परंतु दो तरीके से, एक व्यापारिक में बांट दिया, एक राजनीतिक। व्यापारिक कंपनी के निदेशकों के हाथ में यथावत जो निदेशक थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो व्यापारिक मामले जो देखते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते थे, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और राजनीतिक में कौन कौन से? सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी सारे मामले आते थे। तो दो कंपनी का दो रूपों में विभाजन, दो कार्यों के तहत विभाजन किस एक्ट के माध्यम से किया गया? 1784, एक राजनीतिक और एक व्यापारिक एक्ट। क्लियर? व्यापारिक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते थे और राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी इसी एक्ट में। राजनीतिक कार्यों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में की गई थी। और कितने मेंबर थे? 6 सदस्य। क्या कहा गया है कि राजनीतिक कार्यों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण के लिए अर्थात उनके कार्य के देखरेख के लिए, उनको नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें सदस्य 6 कौन कौन से थे? एक था चांसलर ऑफ एक्सलेचर, एक था राज्य सचिव, बाकी 4 प्रिवी काउंसिल के ही सदस्य थे। क्लियर? ये 4 मेंबर थे, एक चांसलर ऑफ एक्सलेचर, एक राज्य सचिव और बाकी 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। तो हो गए पूरे 6। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना, ये जो इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया था उसी के बारे में बात की जा रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ, देशी नरेश अर्थात जो भारत के नरेश भी बोला जाता था, कहीं पे राजा बोलते थे, कहीं राजा भोज, तो अलग अलग बोलते थे, तो कुल मिलाकर यहाँ एक वर्ड दिया गया है, देशी नरेश। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को भारत के देशी नरेशों के साथ संघर्ष आरंभ करने अर्थात कोई लड़ाई वगैरह आरंभ करने, भाई लड़ाई भड़ाई मत करना हमारी अनुमति के बिना, पता चले सारा नुकसान करवा दो, पता नहीं है चीजें सही से। तो ये कहा गया है कि संघर्ष आरंभ करने तथा सहायता का आश्वासन, ना ही तो संघर्ष आरंभ करना, ना उनको हेल्प के लिए कहना कि ठीक है हम हेल्प कर देंगे आपकी, ना सहायता का आश्वासन दे सकते थे वो, ना ही संघर्ष आरंभ करने का अधिकार था। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने तथा उनको सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। इसके सदस्यों को पद से हटाने व नियुक्त करने का अधिकार किसको था? ब्रिटिश सम्राट को। किसके सदस्यों को? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को उनके पद से हटाने व उनको पद पर नियुक्त करने का अधिकार था। किसको था? ब्रिटिश सम्राट को। पूछा भी जा सकता है आपसे। और क्या बातें हैं? गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, गवर्नर जनरल की परिषद कह सकते आप, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, क्लियर, गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी, सदस्य संख्या अर्थात वो 4 थी, उसको घटाकर 3 कर दी गई 1784 के एक्ट के माध्यम से। इनमें से एक प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। ये जो सदस्य थे, अब 3 सदस्य रह गए थे, इनमें से एक को प्रांत का सेनापति नियुक्त किया जाता था। केंद्रीय शासन का अनुपालन ना होने पर, जो केंद्र का शासन शुरू हुआ था, हमने इससे पहले के एक्ट देखे उसमें बताया था केंद्रीय शासन शुरू हो गया था, तो केंद्र के शासन का अनुपालन अर्थात उनकी बातें ना मानने पर, उनकी आज्ञा का पालन ना करने पर
गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। अगर प्रांत की सरकार केंद्रीय आज्ञा का, केंद्र की जो केंद्र में शासन कर रहे हैं उनकी आज्ञा का अगर प्रांतीय सरकार पालन नहीं करती तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का, हटाने का राइट दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तथा भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी याद रखा गया, जो भारत में अंग्रेज अधिकारी कार्य करते थे, जो वो गलत तरीके से कार्य करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, किसी गलत काम में लिप्त पाए जाते हैं, मतलब जो भी अगर कोई भी गलती होती है तो उनके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई मुकदमा चलाने के लिए। याद रखिएगा, अब से पूछा जा सकता है कि कोर्ट की स्थापना की गई थी अंग्रेज अधिकारियों के मुकदमे के लिए। बिल्कुल की गई थी। भारत में की गई थी? नहीं, भारत में नहीं, इंग्लैंड में की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। गिफ्ट्स लेते हैं ना, गिफ्ट्स में अभी क्या होता है, भाई ये तो गिफ्ट है, करप्शन हो रहा है, गिफ्ट के चक्कर में तो करप्शन होता है। ठीक है, लीजिए आप 5 लाख रुपए ले लीजिए और हमारा ये काम करवा दीजिए। क्या है, गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट। सैलरी बढ़ा दी गई, सैलरी बढ़ा, कहते नहीं है कि सैलरी इस स्तर की कर दो कि उसको वो चीजें, उसके जब अपने सारे शौक, अपनी चीजें, अपनी जरूरतें सारी अच्छे से पूरी होंगी तो ये कम नौबत आएगी कि वो करप्शन करे। जब चीजें उसको 10,000 सैलरी मिलती है, खर्चा उसका 50,000 का है तो कैसे होंगी। तो सैलरी बढ़ाई गई परंतु उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सैलरी इसलिए बढ़ा दी गई कि जब वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से सैलरी से ही जी सकते हैं, इतनी अच्छी उनकी सैलरी है तो वो रिस्क क्यों लेंगे। उपहार, ये चीज रियलिटी भी है कि अगर आपको करप्शन को बंद करवाना है ना, करप्शन कम करवाना है रियलिटी में, तो आप उनको इतनी सुविधाएं देनी शुरू करो कि उनका जीवन बहुत अच्छे से बीते, उनका परिवार, वो खुद अपनी आराम से चीजें कर सके। वो इतनी सैलरी तो उनको मिलनी ही चाहिए। अब महंगाई के समय में आप उनको 5-6 हज़ार दे रहे हैं और खर्चा इतने का है। 5-6 हज़ार तो अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगो तो उससे ज़्यादा तो खर्चा आ जाता है, खाना पीना, कपड़े वगैरह सब दुनिया भर के खर्चे होते हैं, तो फिर तो करप्शन होगा ही होगा। तो इसलिए बात कही भी जाती है कि अगर आपको करप्शन को कम करना है तो थोड़े सैलरी इंक्रीमेंट कर दो जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। फिर वो रिस्क लेंगे ही क्यों करप्शन करने का। उन्हें पता है अगर पकड़ा गया तो आफत आएगी। जब इतनी अच्छी सैलरी है, मैं आराम से जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरा परिवार भी, मैं क्यों करप्शन करूँ, क्यों चीज़ें लूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर बात की जा रही है कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व, क्या कहा गया, गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध अर्थात लड़ाई, संघर्ष या अगर कोई संधि करनी है तो संधि करने से पहले डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे तो उनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब ये तो बात हो गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। अब 1773 का एक्ट पढ़ा है हमने, 1773, 1781 इन दोनों एक्ट के बाद और 1784 एक्ट आने से पहले भी कुछ अधिनियम, कुछ विधेयक आए थे परंतु वो पारित नहीं हो सके थे किसी कारणवश, तो वो पूछे नहीं जाते। अगर पूछ लिया, पता नहीं पूछ लिया, जब बुक्स में उल्लेख है, लिखी गई है, बात बताई गई है तो पूछी भी जा सकती है। तो उससे पहले यानी कि 1784 के एक्ट से पहले और 1781 के एक्ट के बाद इन दोनों के बीच में एक विधेयक आया था जो पारित नहीं हो सके थे, परंतु अगर बुक्स में उल्लेख है, बताई गई है तो पूछी भी जा सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी समझा। 1783 में दंडाज अधिनियम आया। 1783 में 1783 में दंडाज अधिनियम आया, पारित नहीं हो सका। और पुनः उसी साल नवंबर में 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक आया। ये दोनों ही पारित नहीं हो सके, आए एक ही साल में थे परंतु दंडाज अधिनियम पहले आया था और ये नवंबर में आया था फॉक्स का विधेयक अधिनियम। क्लियर, तो आपसे पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाए तो नॉलेज होनी चाहिए। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।